हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज की क्लास में जो इंटरमीडिएट एमएमई का रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ है 2025 के क्वेश्चन पेपर का, वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मतलब पार्ट वन के हम बेसिकली पहली क्लास में टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया था, एंड जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। सो अगेन मतलब मैंने पहले से सॉल्यूशन कर रखा है, सो आपको कंसेप्ट आना चाहिए, एंड सॉल्यूशन में क्या कंसेप्ट लगा है, किस तरीके से लगा, वो तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ओके। सो ये 2025 का इंटरमीडिएट एमएमई पेपर है, जिसके की रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, सो ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ओके। सो ठीक है। क्वेश्चन 6 में क्या बोला गया आपको कि विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन, मतलब कैलकुलस का यूज नहीं करना आपको, ठीक है, डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करना। एग्जामिन करो इफ द फॉलोइंग फंक्शन फॉर x1 इज पॉजिटिव, x2 इज पॉजिटिव। दो वेरिएबल है x1 एंड x2, दोनों अगर पॉजिटिव है तो दिया गया जो फंक्शन है ये क्वाजी कॉनकेव होगा और क्वाजी कॉन्वेक्स होगा। ये आपको एग्जामिन करना है। इसके बाद बोला आपको कि आल्सो चेक द फंक्शन फॉर कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी, और फिर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, स्ट्रिक्टली कॉनकेव, बेसिकली कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के लिए भी चेक करो। और आपको बेसिक रूल पता है कि अगर कोई फंक्शन कॉनकेव है तो वो क्वाजी कॉनकेव होगा, और कोई फंक्शन कॉन्वेक्स है तो वो क्वाजी कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, ये आपको नॉर्मल सी बात पता है। ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करना। मतलब कई सारे ऐसे महानुभाव होते हैं जो कि फंक्शन को मतलब हो सकता है कि डायरेक्टली पहले कॉनकेव प्रूव कर दे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, या कॉन्वेक्स प्रूव कर दे और फिर बोल दे कि क्वाजी कॉनकेव क्वाजी कॉन्वेक्स है। तो आपको डिफरेंशिएशन यूज नहीं करना, आपको बस कंसेप्ट यूज करना है। तो ध्यान से देख। तो पहला पार्ट है, ये बेसिकली आपके पास फंक्शन गिवन है एक तरीके से कॉफ डॉगलस की तरह। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको कॉफ डॉगलस फंक्शन पता होना चाहिए, और नहीं तो आप सेमेस्टर 3 में डेफिनेटली आपको पता होगा ही, क्योंकि आप प्रॉपर पढ़ोगे उस टाइम में। ओके। सो देखिए, सो हमारे पास पहला पार्ट में एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर इसका आई थिंक से, अच्छा ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट बेसिकली बात कर। सो ए पार्ट में जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास वो क्या है, एफ ऑफ x1 x2 इज नथिंग बट x1 पावर 1/2 x2 पे पावर 1/4। सो वैसे तो मुझे पता है कि कॉफ डॉगलस फंक्शन है तो ये कॉनकेव बनेगा, क्योंकि इसकी जो पावर है ये 1/2 प्लस में 1/4 जब करोगे ना, तो ये एक तरीके से आपका लेस देन वन आएगा। तो जब भी कॉफ डॉगलस फंक्शन का पावर का समेशन, जो सम ऑफ एक्सपोनेंट होता है, वो लेस देन वन आता है, इट मीन्स वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, इट मीन्स वो कॉनकेव फंक्शन है। ठीक है। और अगर इक्वल टू वन आता है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, मतलब लीनियर फंक्शन है। और अगर ग्रेटर देन वन आता है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, वो कॉन्वेक्स फंक्शन है। तो ये एक बेसिक चीज अगर आपको याद रखनी है तो आप याद रख सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसका लॉग लिया बोथ साइड, थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। जैसे मैंने लॉग लिया तो लॉग एफ ऑफ x1 x2 ये एक तरीके से क्या आ चुका है हमारे पास 1/2। मतलब कि एक तरीके से जब देखोगे लॉग का तो पावर नीचे आ जाता है, एंड लॉग एक्स इंटू में वाई है तो इसको लॉग एक्स प्लस में लॉग वाई लिख सकते हैं। तो लॉग की बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती है उसको यूज करके मैंने लिखा, ये हो गया 1/2 लॉग x1 प्लस में 1/4 लॉग x2। आई होप आपको यहाँ से यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मतलब कि अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सबसे पहले मैंने लॉग x1 पे पावर 1/2 इंटू में x2 पावर 1/4 जब करोगे तो ये कैसा लिखा जाएगा, फिर लॉग x1 पे पावर 1/2 प्लस में लॉग x2 पे पावर 1/4 ये लिखा जाएगा। इसके बाद ये बेसिकली मल्टीप्लीकेशन कंडीशन लग गया। फिर जाके लॉग x1 पे पावर 1/2 को हम लोग 1/2 लॉग x1 लिख सकते हैं, मतलब पावर नीचे आ जाता है। क्लियर। बस सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। अच्छा, आप सभी को पता है कि जो लॉग फंक्शन होता है वो ऑलवेज कॉनकेव होता है, बेसिकली उसका नेचर ही कॉनकेव होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका कॉनकेव है। सो लॉग ये वाला भी कॉनकेव है, ये वाला भी कॉनकेव है, तो ओवरऑल फंक्शन आपका कॉनकेव है। सो अगर ओवरऑल फंक्शन कॉनकेव है तो आपके पास क्या आ गया, दिस गिवन फंक्शन इज कॉनकेव। और अगर ये कॉनकेव है, सिंस किसी फंक्शन का लोगारिथम कॉनकेव है तो इट मींस दैट इट इज अ क्वाजी कॉनकेव। अच्छा, लोगारिथम में बेसिकली चेंजेस क्या होगा चीजें, मैं थोड़ा सा उसके पे भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल तो कुछ मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। सो देखो, ट्रांसफॉर्म ये एक तरीके से हम लोगों ने मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन किया, जहां पे जो बेसिकली फंक्शन की प्रॉपर्टीज होगी वो सब कुछ होल्ड किया जाएगा। आप क्या कर रहे हो, बस फंक्शन को छोटा या बड़ा करने के लिए आप लॉग का कंसेप्ट यूज करते हो। मतलब फंक्शन को बड़ा करना है तो एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं, फंक्शन की वैल्यू को छोटा करना है तो हम लोगारिथम का यूज करते हैं। बट फंक्शन का जो नेचर होता है वो नेचर सेम रहता है, मतलब किसी भी इक्वेशन में जब हम लॉग लगाते हैं तो वो उस इक्वेशन के वैल्यू को छोटी बस करती है, बाकी जो उसका नेचर होता है इक्वेशन का वो सेम रहता है। तो सिंस किसी पर इस फंक्शन का लोगारिथम कॉनकेव आया है, इट मीन्स कि नेचर ओरिजिनल वाले फंक्शन का भी कॉनकेव ही होगा, और ये क्वाजी कॉनकेव आया। तो थोड़ा मैंने और इसमें लिखा हुआ है, अगर मेरे पास ये फंक्शन क्वाजी कॉनकेव है, मैंने अभी
हालांकि बेसिकली क्वेश्चन में मेरे को क्या बताना पड़ेगा, मेरे को इसके बारे में बताना पड़ेगा, ना कि लॉग वाले के बारे में। बट मैंने लॉग लेकर बस ये डिस्कस कर लिया कि जो गिवन फंक्शन है ना, उसका लोगारिथम वाला जो कर्वेचर है वो कॉनकेव है। और मुझे पता है कि कभी भी लॉग किसी भी फंक्शन के कर्वेचर को चेंज या नेचर को चेंज नहीं करता, बस छोटी मतलब वैल्यू को छोटी करती है। बट स्टिल इस चीज को ना दिमाग में लेते हुए थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें पता है कि ये फंक्शन लॉग ऑफ दिस फंक्शन इज क्वाजी कॉनकेव। ठीक है। मैंने एक और फंक्शन लिख लिया एफ ऑफ यू ई पे पावर यू। ये अगेन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है जो वैल्यू को बड़ी करने के लिए यूज होती है। फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आता फंक्शन के नेचर में। तो मैंने एक प्रॉपर फंक्शन जब एफ ऑफ लॉग ये लिया, मतलब कि अगर ध्यान सुनिएगा, कोई फंक्शन का कर्वेचर, अगर कोई फंक्शन का कर्वेचर कॉनकेव है या क्वाजी कॉनकेव है, उस फंक्शन को अगर आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के साथ ऐड करके एक नया फंक्शन लिखा है, तो वो भी सेम प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। मतलब कि ये जो प्रॉपर है ये भी सेम प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। और ई पे पावर लॉग एक्स जो गिवन है, मतलब ई पे पावर लॉग एक्स क्या होता है, एक्स, मतलब ई पे पावर लॉग के साथ जो भी एंगल होता है ओनली एंगल बचता है। तो जो मेरे पास देखोगे तो ई पे पावर एल एन एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू, तो ओनली आपके पास एंगल बचेगा। और ये एंगल ये आपका ओरिजिनल फंक्शन था। सो अगर मान लेते ये फंक्शन क्वाजी कॉनकेव था, इसको एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के साथ आपने रिलेट किया, और इसको रिलेट करने के बाद जो फाइनल आपके पास आया वो ओरिजिनल फंक्शन आया। तो अगर ये क्वाजी कॉनकेव था, तो इन दोनों का जो मतलब इन दोनों का जो समराइज करके क्वेश्चन बनेगा वो भी क्वाजी कॉनकेव ही होगा। और इन दोनों का जब आपने समराइज किया तो ये आपका ओरिजिनल फंक्शन ही दिख गया, और इट मीन्स ये क्वाजी कॉनकेव है। ओके, अच्छा क्वाजी कॉनकेव तो है, बट ये कॉनकेविटी है कॉन्वेक्सिटी है वो सब चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हमारे पास जो गिवन फंक्शन था ये था। इस फंक्शन का जो एक्सपोनेंट पावर है, इस पावर का जो एडिशन है वो लेस देन वन है। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। और जब भी फंक्शन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अगर आपको दे रहा है तो मींस वो स्ट्रिक्टली कॉनकेव फंक्शन हो। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि आप जब वैल्यू को बढ़ाओगे तो फंक्शन की, मतलब जब आप डोमेन को बढ़ाओगे तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो जरूर, बट वो धीरे धीरे बढ़ेगी, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में बढ़ेगी, जो कि एक कॉनकेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। इतना आप कर दोगे आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। जिन्होंने बेसिक पढ़ा है, सेमेस्टर वन का बेसिक कंसेप्ट एज वेल एज सेमेस्टर टू में जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, उसको आराम से समझ में आ रहा है। फिर भी किसी को डाउट हो तो पूछ लेना किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो बिना मैंने डिफरेंशिएशन का यूज किए हुए बस कंसेप्ट का मैंने बस यूज किया और इसको प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली कॉनकेव भी था एज वेल एज क्वाजी कॉनकेव भी था। सेकेंड क्वेश्चन इसी का बी पार्ट में एक और क्वेश्चन था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। तो ध्यान से देखो, टू एक्स प्लस में थ्री एक्स टू, ये एक लीनियर फंक्शन है, क्लियर। और इतना पार्ट ये कॉनकेव अभी जस्ट ऊपर प्रूफ करके आए। ये एक लीनियर था, ये एक कॉनकेव था। कॉनकेव के बाहर माइनस लगा है तो माइनस कॉनकेव जो है कॉन्वेक्स बन जाता है। तो लीनियर फंक्शन और कॉन्वेक्स फंक्शन, जब भी आप किसी कॉन्वेक्स फंक्शन या कॉनकेव फंक्शन में लीनियर फंक्शन को ऐड करते हो, तो जो फंक्शन का कर्वेचर है उसमें चेंजेस नहीं आता। मतलब अगर कॉन्वेक्स में लीनियर को ऐड करोगे तो ओवरऑल कॉन्वेक्स ही रहेगा, कॉनकेव में लीनियर को ऐड करोगे तो ओवरऑल कॉनकेव ही रहेगा। ये सब मैंने बताया आप लोगों को, बेसिक जो भी मैंने क्लास आपको सेमेस्टर वन में भी बताया था, सेमेस्टर टू में भी जब मैंने कॉनकेव कॉन्वेक्स आप लोगों को पढ़ाया है तो आपको बाद में बताया है थोड़ा बेसिक लास्ट के पार्ट में। सो आई होप आपको याद हो। तो सिंस लीनियर फंक्शन कॉन्वेक्स फंक्शन है तो ओवरऑल आपके पास गिवन फंक्शन भी कॉन्वेक्स होगा, ये आपने प्रूव कर दिया। और सिंस ये फंक्शन कॉन्वेक्स है तो इट मींस इट इज आल्सो क्वाजी कॉन्वेक्स। चलिए, तो आई थिंक आपका जो सिक्स क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो पार्ट था ये हो चुका है, एंड दिस इज अबाउट 10 मार्क्स। और आराम से आपको ये भी यूनिट नंबर थ्री के कॉरस्पॉन्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोला गया है। सबसे पहले आपको बोला कि स्टेट करो यूलर्स थ्योरम, मतलब होमोजीनियस फंक्शन में आपने यूलर्स के चार प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, जिसमें कि एक प्रॉपर्टीज था आपका यूलर्स थ्योरम, ठीक है। इसके बाद बोला कि फॉर द फॉलोइंग फंक्शन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। ये जो गिवन फंक्शन है ना, इसमें चेक करो कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, और है तो इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी को चेक करो। और उसके बाद आपको बोला आल्सो चेक करो कि फंक्शन होमोथेटिक है या नहीं है। तो इस पे बेसिकली तीन चीजें पूछी है। पहले तो नॉर्मली यूलर्स थ्योरम क्या होता है वो बता दो। इसके बाद दो इक्वेशन या दो फंक्शन दे रखा है, बोला गया तो चेक करो कि ये दो फंक्शन होमोजीनियस है तो कितने डिग्री का है, और ये होमोथेटिक है या नहीं है वो भी चेक करना। तो पहला पार्ट ये था, देखते हैं सेवन का पहला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेवन के पहले पार्ट में देखते हैं हम लोग, पहले यूलर्स थ्योरम की बात करें। तो यूलर्स थ्योरम स्टेट दैट इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जिसका होमोजीनियस डिग्री एन, मतलब वो होमोजीनियस फंक्शन हो विथ डिग्री एन, तो इस टाइम पे द फॉलोइंग रिलेशनशिप फॉल्ट, मतलब कि इसका मतलब जो वेरिएबल है, तो एक्स इंटू में डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस में वाई इंटू में डेल एफ बाई डेल वाई मस्ट बी इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे एन क्या था, होमोजीनियस डिग्री। तो दिस इज योर यूलर्स थ्योरम।
तो आपने यूलर्स थ्योरम क्या होता है ये आपने यहाँ पे क्या किया, एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब पहले पार्ट में जो आपके पास गिवन था इक्वेशन वो ये था, जेड एल एन एक्स स्क्वायर प्लस में एल एन एक्स वाई। आपका पहले इसमें क्या चेक करना है, ये होमोजीनस है या नहीं है और होमोथेटिक है या नहीं है। आपने एक प्रॉपर्टी मतलब एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर कोई फंक्शन होमोजीनस होता है तो वो डेफिनेटली होमोथेटिक होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इफ द फंक्शन इज होमोजीनस देन दैट फंक्शन मस्ट बी होमोथेटिक, बट अगर कोई फंक्शन होमोथेटिक है तो वो होमोजीनस रहा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन का होमोजेनिटी को चेक करते हैं, ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है, और है तो कितनी डिग्री का है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा पहले सिंप्लीफाई किया, मतलब जो मेरे पास जेड इक्वल टू ये गिवन था, तो यहाँ पे मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगाया, तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद पावर को नीचे है टू लॉग लॉग एक्स, यहाँ पे एल एन एक्स वाई को फिर ब्रेक कर दिया, एल एन एक्स प्लस में एल एन वाई। देखोगे तो टू एल एन एक्स प्लस में एल एन एक्स, ये थ्री एल एन एक्स आ गया और प्लस में एल एन वाई आ गया। तो मेरे पास जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन था उसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये लिखा। ओके, आप जाके जब होमोजीनियस डिग्री चेक करते हैं तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई ये है, मैं हर एक वेरिएबल के साथ एक स्केलर लगा रहा हूँ, जैसे आप लेमडा लगा सकते हो, टी लगा सकते हो, कोई भी पैरामीटर लगा सकते हो। अब मैंने टी लगा दिया एक्स के साथ, टी लगा दिया वाई के साथ, जहां जहां पे एक्स था वहां वहां पे टी एक्स टी वाई लिख दिया। अब मैं टी को कॉमन बाहर निकालना चाहता हूँ, मतलब कुछ इस तरीके से होता है ना, एफ ऑफ एक्स वाई, इस तरीके से हमारे पास कोई फंक्शन है तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, ये लैम्डा पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई आ जाए, तो ये पावर पे जो एन है वो मेरा होमोजीनियस डिग्री है। तो वही मैं निकालना चाहता हूँ, टी पे पावर समथिंग, क्या कॉमन बाहर निकल सकता है, नहीं बाहर निकल सकता। तो जब मैंने इसको ब्रेक किया, जब मैं टी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे पास फोर एल एन टी प्लस में दिस आप बाहर आ रहा है, मतलब ये एक तरीके से एफ ऑफ एक्स वाई के साथ कोई टी की पावर समथिंग वाला कोई मतलब टर्म नहीं है, ये एक तरीके से अलग प्लस में आ चुका है, मतलब ये फंक्शन होमोजीनस ही नहीं है। और होमोजीनस नहीं है तो इट मीन इसका होमोजीनस डिग्री होगा ही नहीं, दिस फंक्शन इज नॉट अ होमोजीनस। अच्छा, क्या होमोजीनस नहीं है तो होमोथेटिक नहीं होगा? नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा। होमो अगर ये फंक्शन होमोजीनस होता तो डायरेक्टली लिख सकते थे कि फंक्शन इज ऑल्सो होमोथेटिक, बट अगर ये होमोजीनस नहीं है तो होमोथेटिक भी नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते, होमोथेटिक हो भी सकता है। उसके लिए क्या मैंने किया, अगर आपको थोड़ा सा पता हो, होमोथेटिक में हम लोग दो कंसेप्ट यूज करते थे, एक तो डायरेक्टली वाला, अगर होमोजीनस है तो वो होमोथेटिक होगा ही, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। और एक जब अगर मान लेते हैं फंक्शन होमोजीनस नहीं होता है, तो हम लोग ये करते हैं कि जो गिवन फंक्शन है उसको दो अलग अलग फंक्शन में बांटते हैं। अगर गिवन फंक्शन को मैं कुछ इस तरीके से बांट सकूं कि उसका एक पार्ट होमोजीनस निकले और एक पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकले, तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कि वो होमोथेटिक होगा। तो ध्यान से देखते हैं। तो फॉर होमोथेटिक के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे पास ये गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर दिस, तो इसको अगेन मैं और थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखा जाए तो बेसिकली थ्री इसके पावर पे आ जाएगा एल एन एक्स क्यू प्लस में एल एन वाई है, मतलब जो कि देखा जाए तो मेरे पास ये फंक्शन था ना, ये वाला आया हुआ था, मतलब ओरिजिनल फंक्शन को मैंने पहले सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लेके आए थे। ठीक है, अब उसी चीज को बेसिकली मैंने फिर से लिखा, थ्री पावर पे भी लेके गए एल एन वाई ऐसा लिखा, फिर से प्रोडक्ट रूल मतलब एडिशन वाले कंसेप्ट यूज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, एल एन एक्स क्यू इंटू में वाई आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन ही है, इसी को मैं अलग अलग रूप में लिख रहा हूँ। अब मैं इस चीज को क्या कर रहा हूँ, दो अलग अलग फंक्शन में बांट रहा हूँ। तो मैंने एक जी ऑफ एक्स वाई लिया जो कि एंगल को मैंने बस रिप्रेजेंट किया, और मैंने एच ऑफ यू लिया जो कि लॉगरिथम फंक्शन को मैंने रिप्रेजेंट किया। जी ऑफ एक्स वाई साफ साफ दिख रहा है एक्स टू इंटू में वाई, इसको जब मैंने होमोजीनियस के लिए चेक किया, टी इंटू में एक्स टी इंटू में वाई, आराम से जो है टी मेरा कॉमन बाहर आ गया, टी की पावर फोर, मतलब फोर इसका होमोजीनियस डिग्री है। तो मतलब इस फंक्शन का जो पहला पार्ट है वो होमोजीनियस है विद डिग्री फोर। और इसका सेकेंड पार्ट को मैंने एच ऑफ यू मतलब एल एन ऑफ यू निकाला, जो कि लॉग फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जैसे वैल्यू को बढ़ाओगे वैसे वैसे फंक्शन बढ़ेगा, तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब लॉग यू और ये इन दोनों का जब एच ओ मतलब एक तरीके से एच ओ जी निकालोगे, एच ऑफ जी एक्स निकालोगे, तो ये वाला फंक्शन ही आ जाएगा। मतलब ऊपर वाले फंक्शन को ही मैंने दो अलग अलग फंक्शन में स्प्लिट किया है, जिसमें कि एक पार्ट होमोजीनियस निकला, दूसरा पार्ट इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकला है। और अगर ऐसा हो सकता है इट मीन द गिवन फंक्शन इज होमोथेटिक, तो ये फंक्शन होमोथेटिक है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला जो फंक्शन था वो होमोजीनियस तो नहीं था बट होमोथेटिक था। क्लियर है? चलिए, सेकंड कोई पार्ट इसका, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड पार्ट में फंक्शन मेरे पास ये गिवन है, जेड बराबर ई पे पावर एल एन एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, और आप सभी को पता है ई पे पावर लॉग एक्स में ओनली एंगल बचता है। तो जेड बराबर एफ ऑफ एक्स वाई ये गिवन है बराबर दिस, मतलब ई पे पावर एल एन एक्स में ये कट के ओनली एंगल बचेगा, तो एंगल मेरे पास यहाँ आ चुका है। अब टी एक्स टी वाई मतलब कि एक तरीके से मैंने वेरिएबल अलग पैरामीटर पुट किया, टी यहाँ पे टी एक्स की जगह पे टी एक्स और एक्स की जगह पे टी एक्स, वाई की जगह पे टी वाई। मैंने क्या देखा कि मैं टी को कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ, टी का स्क्वायर कॉमन बाहर निकला और गिवन फंक्शन मेरे पास आ गया ओरिजिनल वाला। इट मीन ये फंक्शन होमोजीनस है विद डिग्री टू। अब अगर ये फंक्शन होमोजीनस है तो मैं लिख सकता हूँ कि सिंस फंक्शन इज होमोजीनस इट इज ऑल्सो होमोथेटिक।
तो सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट था वो होमोजीनस भी था और होमोथेटिक भी था। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, जो कि आई थिंक आपको 5 मार्क्स में पूछा गया था। एंड वेटेज भी ठीक है और क्वेश्चन भी ठीक है, मतलब इतना तो होना चाहिए। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या बोला गया। बोला द फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एंड वाई, मतलब एक तरीके से एक फंक्शन दे रखा है। पहले बोला सो दैट द पॉइंट 1,3 लाई ऑन द लेवल कर्व एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब है कि अगर आप x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 3 पुट करते हो और इस वाले फंक्शन की वैल्यू 4 आ जाता है, तो इट मीन्स कि ये इसको मतलब होल्ड कर रहा है। ये तो इसका मतलब कि ये लेवल कर्व को होल्ड करेगा। तो पहले पार्ट में तो ये शो करना है कि एट एफ ऑफ 1 और y इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन की वैल्यू 4 आनी चाहिए। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इसका लेवल कर्व ये होगा। इसके बाद बोला कि एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन की बात कर रहा है, नॉट टेंजेंट कर्व। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, इस कर्व पे जो इक्वेशन एक टेंजेंट लाइन बनेगा उसका इक्वेशन बताना है एट पॉइंट 1,3। तो मतलब इस वाले एक फंक्शन का टेंजेंट लाइन बताना है एट पॉइंट 1,3। एक तरीके से सेकंड पार्ट तो क्लास 12th वाला जो आप 12th में पढ़ते थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वही पूछा गया, सिंपल चीजें। देखते हैं इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। चलिए, सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स का मेरे पास ये गिवन था एट एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 3। जब मैंने पुट किया तो इसकी जो वैल्यू आई वो 4 के बराबर आ गई। इट मीन सिंस एफ ऑफ 1,3 इज 4, द पॉइंट लाई ऑन द लेबर का, तो ये शो हो चुका है। अब आपको बोला था टेंजेंट लाइन बताने के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स माइनस एक्स नोट, एफ डैश ऑफ वाई, सॉरी, एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे एट एक्स नोट वाई नोट इंटू में एक्स माइनस एक्स नोट, एफ डैश ऑफ वाई निकालोगे एट एक्स नोट वाई नोट इंटू में वाई माइनस वाई नोट मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले क्या कर रहे हैं, गिवन फंक्शन का एफ डैश ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, उसका वैल्यू निकाल रहे हैं एट पॉइंट 1,3, तो मेरे पास ये 10 आ गया। सिमिलरली एफ डैश ऑफ वाई निकालेंगे, उसका फिर वैल्यू निकालेंगे एट 1,3, तो मेरे पास ये 5 आ गया। आई होप आपको पार्शियल डेरिवेटिव आता हो और आप आराम से इसको कर सकते हो। इसके बाद मैंने इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, इसके जगह मैंने इसको पुट कर दिया, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स एट पॉइंट 1,3 इंटू में एक्स माइनस एक्स नोट। एक्स नोट का काम मेरा 1 करा, मतलब 1 और जो 3 है ना, यहाँ पे 1 है एक्स नोट और 3 है वाई नोट। क्लियर? तो एक्स माइनस एक्स नोट, तो एक्स माइनस 1 प्लस में एफ डैश ऑफ वाई एट 1,3 जो कि 5 आया था, वाई माइनस वाई नोट इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किए तो मेरे पास ये आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो ये आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, आराम से डुएबल था, आप कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 10 मार्क्स का था। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखा जाए तो एक तरीके से क्वाजी कॉन्केव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स का कंसेप्ट यूनिट नंबर 3 का है, एंड टेंजेंट लाइन का कंसेप्ट यूनिट नंबर 2 का है। एक तरीके से ये मिक्सअप था यूनिट 2 एंड यूनिट 3 का। चलिए, मतलब साथ साथ में मैं यूनिट बता रहा हूँ सो डेट कि आपको जब अगर इसके कंसेप्ट को पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तो आपको थोड़ा आसानी हो। आप क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या, ये यूनिट नंबर 3 का पहला पार्ट है क्योंकि कॉन्केव कॉन्वेक्स दिख गया। कहता है कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन गिवन है कुछ इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ एक पैरामीटर ए भी है जो कि जिसको कांस्टेंट बोला गया है। बोला फाइंड आउट द सबसेट एक्स वाई प्लेन वेयर एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉन्वेक्स। आपको बोला गया कि बताओ कि ये जो गिवन फंक्शन है ये कब कॉन्वेक्स होगा। तो कोई भी फंक्शन कॉन्वेक्स कब होता है, कॉन्वेक्स का कर्वेचर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से। और इस फंक्शन, अगर मैं किसी फंक्शन के कर्वेचर को मिनिमम प्रूफ कर दूं कि ये फंक्शन अपने किसी मतलब पॉइंट पॉइंट पे मिनिमम आता है, इट मीन्स डेफिनेटली है कि ये एक तरीके से कॉन्वेक्स का कर्वेचर लेगा। और मिनिमम के लिए एक कंडीशन होता है सेकंड ऑर्डर वाला, दैट इज कि ए आपका क्या होना चाहिए, ए शुड बी मिनिमम के लिए पॉजिटिव। ठीक है, तो ए लेस देन 0 होना चाहिए, सी लेस देन 0 होना चाहिए, ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये बेसिकली हमें होल्ड कराना है सो डेट कि मेरे को पता चल जाए ये फंक्शन कब कॉन्वेक्स हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है, जो बच्चे बेसिकली मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। ओके, सो पहला पार्ट पहले देखते हैं, उसके बाद 8 का बी पार्ट देखेंगे। गिवन फंक्शन मेरे पास ये था, इसका मैंने पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, फिर एफ डैश ऑफ वाई निकाला, फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स निकाला जिसको कि हम लोग ए मानेंगे, फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई निकाला जिसको कि हम लोग बी मानेंगे, फिर एफ डबल डैश ऑफ वाई वाई निकाला जिसको कि हम लोग सी मानेंगे। ठीक है, तो आई थिंक मैंने लिखा भी होगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स को ए बी एंड सी। हमें पता है फॉर कॉन्वेक्स के लिए, अच्छा मैंने अभी, अच्छा कॉन्वेक्स के लिए बात कर, मैंने कॉनकेव का भी बता दिया आपको इस तरीके से कंडीशन। तो कॉन्वेक्स के लिए कंडीशन क्या होता है कि ए पॉजिटिव होना चाहिए, सी पॉजिटिव होना चाहिए और ए सी माइनस बी स्क्वायर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो मेरे पास ए क्या था, ए था 1, एफ डबल डैश ऑफ एक्स को ही ए माने थे, तो ए 1 था जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है ही। क्लियर है? और एफ डबल डैश ऑफ वाई वाई को सी मानते हैं, सी भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं बोला एफ डबल डैश ऑफ वाई वाई मेरा ये है, ये पॉजिटिव होना चाहिए फॉर कॉन्वेक्स के लिए। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब वाई
ए स्क्वायर से छोटा हो, मतलब इसको जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर आना चाहिए। ए स्क्वायर से जब भी वाई छोटा होगा तो ये एफ डबल डैश ऑफ वाई वाई हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर। और एक और कंडीशन, ए सी माइनस बी स्क्वायर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो मैंने लिखा ए सी, तो ए सी और बी स्क्वायर। इसको जब इस इनइक्वालिटी को मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से है वाई लेस देन ए स्क्वायर बाई टू। तो क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। कंडीशन क्या आ रहा है कि पहले तो कंडीशन था कि ए पॉजिटिव होना चाहिए, सी पॉजिटिव होना चाहिए, ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो पॉजिटिव है ही। सी कब पॉजिटिव होगा, जब वाई जो है ए स्क्वायर से छोटा हो। और ए सी माइनस बी स्क्वायर कब पॉजिटिव होगा, जब वाई जो है ए स्क्वायर बाय टू से छोटा हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कैसे निकालते हैं, मैं क्या लिख रहा हूँ, लेटर सपोज ये है ए स्क्वायर, तो डेफिनेटली सी बात है ए स्क्वायर बाय टू किसी कहीं कहीं पीछे आ रहा होगा। ये कहता है इससे पीछे हो, ये कहता है इससे पीछे हो, मतलब थोड़ा सा मैं अगेन लिखता हूँ। एक मैंने ए के कॉरस्पॉन्ड में लंबा लाइन ड्रॉ किया। मैंने बोला लेटर सपोज यहाँ ए स्क्वायर है, तो डेफिनेटली सी बात है ए स्क्वायर बाय टू इससे पीछे आ रहा होगा। कहता है सी जो है पॉजिटिव तब होगा जब वाई जो है ए स्क्वायर से पीछे हो। और ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव तब होगा जब वाई ए स्क्वायर बाय टू से पीछे हो। तो कॉमन एरिया मेरा क्या आ रहा है, ये। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा y किससे पीछे होना चाहिए, ए स्क्वायर बाय टू से पीछे होना चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द गिवन फंक्शन शुड बी अ कॉन्वेक्स फंक्शन। इस तरीके से आप क्या बोलोगे, जब मेरा y जो है ए स्क्वायर बाय टू से छोटा होगा तो ऑन दैट टाइम ए भी पॉजिटिव होगा, सी भी पॉजिटिव होगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, और जो गिवन मेरे पास फंक्शन है वो एक्स वाई प्लेन पे क्या रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। क्लियर। किसी को डाउट एनीवन। अच्छा कोई डाउट कैसे बताओ, कोई डाउट हो तो बेसिकली पूछ लेना। चलो। सो ये था क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 का ए पार्ट, जो कि बहुत सिंपल था। 8 का बी पार्ट ये भी सिंपल है, बट चीजों समझना है आपको। देखिए, बोला सपोज दैट एक गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, जो कि ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ यू, जो कि है लॉग यू। क्लियर। बोला एक्सप्लेन करो कि जो एफ एक्स है वो मैक्सिमम होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये सबसे इसकी जो बड़ी वैल्यू आएगी वो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे आएगी, ये आपको पहले बताना है। अच्छा। और ये एक तरीके से सफिशियंट कंडीशन में लेके गया है कि इफ एंड ओनली इफ, ये तब होगा जब जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है, तो कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ एक्स, मतलब एफ ओ एफ फॉप मान लो इस तरीके से। मतलब कि इसमें मैं एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ एक्स को पुट करूंगा बेसिकली, तो मेरे पास जी ऑफ एक्स आएगा। और कहता है जी ऑफ एक्स भी मैक्सिमम होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक तरीके से मेरे को क्या करना है, जी ऑफ एक्स को भी मैक्सिमम बताना है कि जी ऑफ एक्स की भी सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे होगी। और एफ ऑफ एक्स की भी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे होगी। अच्छा, और इफ एंड ओनली इफ का कंसेप्ट यहाँ पे ये आ गया कि मतलब कि ये इक्विवेलेंस, मतलब दोनों में होल्ड करना चाहिए। जो इक्विवेलेंस है, जी ऑफ एक्स है तो बी एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स है तब भी जी ऑफ एक्स है। ये दोनों आपस में मैच करने चाहिए। इसलिए बेसिकली इफ एंड ओनली इफ का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। और इससे थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट कुछ लेंगे, देखते हैं मैं कैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ से। सबसे पहले हमारे पास क्या सब गिवन था, एक तो कैपिटल एफ ऑफ यू गिवन था लॉग यू, जो कि एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एक बेसिकली कंसेप्ट को यूज होता है कि वो जो है ना एक एक प्रिजर्व को मेंटेन रखेगा। क्या रखेगा, कि मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, मान लेते हैं अगर मैं लॉग का डायग्राम ड्रॉ करूँ, कुछ इस तरीके से लॉग का डायग्राम बनेगा लेटर सपोज। तो जैसे जैसे मैं एक्स को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू वाई की वैल्यू बड़ी होगी। इसका ये मतलब है कि अगर मैं डोमेन में, मान लेते हैं मैं दो डोमेन निकालता हूँ, एक्स की दो वैल्यू निकालता हूँ, एक्स टू और एक एक्स वन। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एक्स टू जो है एक्स वन से बड़ा है, मतलब कहने का मतलब एक्स वन कहीं कहीं पीछे लाई कर रहा होगा, एक्स टू कहीं कहीं आगे लाई कर रहा होगा। तो अगर एक्स टू एक्स वन से बड़ा है और ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो डेफिनेटली सी बात है कि एक्स टू पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो बड़ा होगा इन कंपेयर टू एक्स वन पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी। और ये जो रिलेशन है ना, ये हर एक वैल्यू पे मेंटेन रखेगा। अगर कोई भी फंक्शन अगर मान लेते स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जैसे जैसे उसके डोमेन को बढ़ाओगे वैसे उसका क्या होगा, मतलब रेंज भी, मतलब फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट पॉइंट था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने के लिए, कि ये इस वाले रिलेशन को मेंटेन रखेगा कि अगर आपकी डोमेन की वैल्यू जो इनपुट की वैल्यू अगर बड़ी है तो आउटपुट भी बड़ी आएगी, और इनपुट अगर छोटी है तो आउटपुट भी छोटी आएगी। मतलब एक रिलेशन को ये मेंटेन कर रहा है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चलिए, अगर आपने ये चीज समझ लिया है तो वन सेकेंड,
ठीक है। तो सबसे पहले जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स था उसको डिस्क्राइब करते हैं। स्मॉल एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा था ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर। आप सभी को पता है एक्स स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा क्योंकि पावर पे स्क्वायर है। लेकिन सिंस बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो ओवरऑल टर्म जो पावर का होगा वो नेगेटिव आएगा हमेशा। और ई पे पावर जो नेगेटिव होगा ये हमेशा पॉजिटिव तो देगा बट वन से छोटा होगा, क्योंकि ई पे पावर जो नेगेटिव है इसको आप वन अपॉन में ई रखोगे। और वन अपॉन में ई डेफिनेटली सी बात है, जैसे जैसे ई को बढ़ाओगे या जो भी ई होगा वो वन से तो छोटा ही होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ इस गिवन फंक्शन का जो सबसे बड़ा वैल्यू हो सकता है वो वन ही हो सकता है। और सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो। ये हमेशा ये गिवन फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू इसकी वन ही हो सकती है, वन से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप कैसे बताता हूँ, अगर मैं एक्स को जितना बड़ा करूंगा ये नेगेटिव वाला टर्म उतना बड़ा होगा और ई पे पावर समथिंग उतना बड़ा होगा और ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी होगी, मतलब जीरो को अप्रोच करेगी। और ऊपर वाले टर्म जितना छोटा होगा नीचे का जो ये बेसिकली है वो उतना बेसिकली कम होगा और समथिंग वाली वैल्यू उतनी बड़ी होगी जो कि वन को अप्रोच करेगी। आई होप आप इसको समझ पा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि जब मैं एक्स को इन्फिनिटी को अप्रोच करूंगा तो वन अपॉन में ई पे पावर इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी कुछ इस तरीके से काम होगा। ये वन बाय इन्फिनिटी जीरो होता है, जितना एक्स बड़ा होगा ये जीरो को अप्रोच करेगा। तो मतलब एक्स के बढ़ने पे फंक्शन मेरा क्या हो रहा है, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। जितना मेरा एक्स छोटा होगा, और एक्स छोटा कितना हो सकता है, एक्स इक्वल टू जीरो पे ला सकते हैं क्योंकि फिर जीरो से पीछे जाएंगे तो फिर ये स्क्वायर उसको बड़ा करता जाएगा। मतलब जीरो से पीछे जाओगे माइनस वन माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वायर अगेन फिर फोर हो जाएगा, तो ई की पावर ये माइनस फोर हो जाएगा। वन ओपन में ई पावर फोर ऐसा हो जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू कब हो सकती है, जब एट एक्स इक्वल टू जीरो की हम बात करें। एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये ई पे पावर जीरो, मतलब ये वन वाला ई पावर जीरो वन होता है, वन बाय वन वन की वैल्यू आएगी। मतलब सिंपल सी बात ये है, ये जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स था ये इसकी इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो जीरो से लेके वन के बीच में लाई करेगा, जिसमें कि सबसे छोटी वाली फंक्शन की जीरो है और सबसे वाली बड़ी वाली जो वैल्यू है फंक्शन की वो वन है। और इस फंक्शन का वन तब आएगा जब आप एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करोगे। व्हेन यू पुट एक्स इक्वल टू जीरो तो ये ई पे पावर जीरो होगा और ई पे पावर जीरो वन होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि एफ ऑफ जीरो पे फंक्शन की वैल्यू वन आ रही है। इट मीन्स कि जो गिवन स्मॉल फंक्शन था वो मैक्सिमा था एट एक्स इक्वल टू जीरो। पहला बात तो जो क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने निकाल लिया कि गिवन स्मॉल एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम अटेन कर रहा है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। सिमिलरली जो जी ऑफ एक्स था वो क्या था, कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ एक्स। और कैपिटल एफ क्या था, एल एन यू। मतलब यू के जगह पे स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू पुट करना है। तो जब यू की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो एल एन ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर। आप सभी को पता है ई पे पावर जो एंगल होता है ओनली एंगल बचता है। तो जो मेरा जी ऑफ एक्स आएगा वो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। एट एक्स इक्वल टू जीरो पे तो जीरो होगा। और जैसे एक्स कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वाली वैल्यू पुट करोगे तो वो हमेशा नेगेटिव देगा। क्यों, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट करते हो तो समथिंग पे पावर स्क्वायर पॉजिटिव आएगा बट बाहर का नेगेटिव उसको नेगेटिव बना देगा। एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी पुट करते हो तो नेगेटिव पे पावर जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव बना देगा बट बाहर का नेगेटिव उसको नेगेटिव भी रहने देगा। तो ये जो जी एक्स है ये हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब जीरो या जीरो से छोटा रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, जी एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। और जीरो कब आएगा, जब आप एट एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे। तो कहने का मतलब जी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो विच इज अ मैक्स वैल्यू, और जी एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो साफ साफ दिख रहा है जो जी एक्स फंक्शन है उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे जी एक्स भी मैक्सिमम है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ एक्स भी मैक्सिमम है। अब थोड़ा जो प्रिजर्व वाला कंसेप्ट है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला, उसको रिलेट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने बोला कि अगर जी एक्स मैक्सिमम है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे तो एक्स की मैं जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू लूंगा वो हमेशा जो जी एक्स की वैल्यू आएगा वो इससे तो कम आएगा। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ, जी एक्स की जो वैल्यू आएगी एट एक्स इक्वल टू जीरो पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ एट एक्स इक्वल टू जीरो पे जी एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ा या इक्वल टू होगा जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब अगर यहाँ पे एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करते हो तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जीरो के अलावा एक्स के प्लेस पे कुछ भी पुट करते हो यहाँ पे तो हमेशा ये जो राइट हैंड साइड है वो छोटा ही रहेगा। मतलब जी एक्स हमेशा छोटा रहेगा इन कंपेरेटिव जी जीरो, क्योंकि जी जीरो इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। आई होप आप इस चीज को रिलेट कर पाओ कि जी एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जी जीरो। इक्वल टू तब होगा जब एट एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करोगे, जीरो के अलावा एक्स के प्लेस पे कुछ भी पुट करोगे वो हमेशा जी जीरो से तो छोटा ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जी जीरो पे ही आ सकती है। क्लियर है। चलिए, अब मैंने जी एक्स को इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स लिखा है। एल एन एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एल एन एफ ऑफ जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और सिंस ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अपने पैटर्न को फॉलो करेगा।
तो अगर पैटर्न को फॉलो करेगा तो मैं ये टर्म लिख सकता हूँ। सो एल एन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू ये वाला टर्म। एक सेकंड गाइस, 1 सेकंड, आई होप ठीक है, अब आप लोगों को विजिबल होगा। ठीक है, सो एल एन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एल एन एफ ऑफ जीरो। क्लियर है? और इस टाइम पे देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। कैसे, समझ में आया? अगर मैं ये लिख रहा हूँ एफ ऑफ यू वन इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ यू टू, इट मीन्स यू वन इज लेस देन इक्वल टू यू टू ना। यही तो मैंने अभी ऊपर बताया था कि अगर आप ऐसा लिखो, मतलब कि अभी मैंने जो बताया था आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली फंक्शन करस्पॉन्ड में देखो, अगर यू वन बड़ा है यू टू से, इट मीन्स एफ ऑफ यू वन बड़ा होगा एफ ऑफ यू टू से। क्लियर है? मतलब अगर इनपुट बड़ा है, अगर इनपुट की वैल्यू बड़ी है जितना, तो उस इनपुट पे आउटपुट की वैल्यू भी बड़ी आएगी। तो सिमिलरली इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर ये क्लियर है तो अगर ये ऐसा है तो ऐसा होगा, इट मीन्स इक्विवेलेंस होल्ड कर रही है। तो ये जो पहला पार्ट गिवन था वो आपका हो चुका है। मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बहुत ही डिटेल में। पता है, अगर आप एग्जाम में नहीं इतना तो लिखना, ये सब इतना मेंशन कर दोगे तो बेटर रहेगा। चलिए ये हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और थोड़ा पार्ट लिखा गया था। क्या कहा था कि अगर मान लो हाउ डज योर आंसर चेंजेस इफ एफ ऑफ यू इक्वल टू 5। मतलब ये जो एफ ऑफ यू था ये एल एल एन यू मतलब लॉग यू ना होके सिंपल कांस्टेंट रहता तो क्या होता? सिंपल सी बात है, अगर एल एन यू ना रह के सीधा कांस्टेंट रहता एफ ऑफ यू, अगर एफ ऑफ यू कांस्टेंट रहता तो मतलब एफ का जो ऑलवेज वैल्यू आता है 5 आता, रिगार्डलेस की वेरिएबल क्या इनपुट क्या है। तो इसका मतलब जो जी ऑफ एक्स होता, कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ये हमेशा 5 रहता, क्योंकि एफ ऑफ यू में कोई वेरिएबल तो है ही नहीं ना। और वेरिएबल है ही नहीं तो ये तो यहाँ पुट ही नहीं होता। पुट नहीं होता तो मतलब जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी 5 ही आती, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी 5 पे आती, तो इस बार जी ऑफ एक्स हमेशा कांस्टेंट रहता एट एंड हैज अ मैक्सिमम एट एवरी पॉइंट, और वो 5 ही मैक्सिमम पॉइंट भी रहता। और इस टाइम पे और एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम होता जीरो पे, तो इस टाइम पे जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का इक्विवेलेंस जो है वो होल्ड नहीं करता। दूसरी मेरी बात, जी ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स से रिलेशन जब यूज करके जब निकाल रहे थे हम ये वाला टर्म, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म, वो तब हो रहा था जब यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल था। जब यहाँ वेरिएबल ही नहीं है, एफ ऑफ एक्स पुट ही नहीं करोगे, तो ये ओवरऑल टर्म सीधा आंसर ओनली एक कॉन्स्टेंट नंबर ही देगा। तो जी ऑफ एक्स डायरेक्टली 5 आ जाएगा, मतलब कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो जी ऑफ एक्स डायरेक्टली 5 मतलब जी ऑफ एक्स हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, दैट इज 5, वही इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। बट स्मॉल एफ ऑफ एक्स का तो मैक्सिमम पॉइंट स्टिल वही होगा ना, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे 1। तो इट मीन्स कि अब जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स आपस में इक्विवेलेंस नहीं है। क्लियर? तो दिस इज दी क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ये भी अच्छा पार्ट है, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ए पार्ट में क्या बोला गया आपको कि प्लॉट करो द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक गिवन फंक्शन दे रखा है, इसका आपको डोमेन को निकालना और प्लॉट करने के लिए बोला गया, मतलब फर्दर डिटरमाइन इफ डोमेन। अच्छा, डोमेन निकालो, डोमेन को प्लॉट करो, और उसके बाद ये भी बताओ कि जो इसका डोमेन है ना वो ओपन है, क्लोज है, या नीदर, या फिर कुछ नहीं है। मतलब ओपन है, डोमेन जो निकला वो ओपन है, क्लोज है, नीदर है। और एक और बात बताओ कि जो डोमेन है वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो मैं समझाता हूँ क्या होता है ओपन क्लोज का कंसेप्ट और बाउंडेड अनबाउंडेड का कंसेप्ट। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन का डोमेन निकालते हैं। हमें पता है कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक्स माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, और एक्स वाई के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन। तो कहने का मतलब ये है जो डोमेन होगा मेरा क्या होगा, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब इसको प्लॉट करते हैं। तो मैंने क्या किया, 2D का एक्सिस तैयार किया, एक एक्स इक्वल टू वाई मैंने लाइन ड्रॉ किया, और मैंने क्या बोला कि पूरे एक्सिस में ये जो पूरा का पूरा प्लेन है ये सारे के सारे डोमेन होंगे एक्सेप्ट दिस वाई इक्वल टू एक्स वाला लाइन। मतलब कि वाई इक्वल टू एक्स वाले पॉइंट को छोड़कर जितना भी मेरे पास 2D में जितने भी एक्स वाई में मेरे पास वैल्यू है वो सारे के सारे डोमेन के पार्ट होंगे। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, द डोमेन इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई इन दी आर स्क्वायर। ठीक है, 2D में बेसिकली 2D प्लेन एक्सेप्ट द लाइन एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, आप कहते हैं कि डोमेन आपका ओपन है या क्लोज है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लिखा डोमेन आपको ओपन है। कोई भी डोमेन ओपन या क्लोज कब होता है, अगर मान लेते हैं जो गिवन आपके पास एरिया होता वो किसी पर्टिकुलरली लाइन पे बंधा रहता। जैसे मैंने मान लेता मैं ऐसा कहता, तो जो मेरा डोमेन आता ना वो एक्स इक्वल टू वाई आता। एक्स इक्वल टू वाई मतलब कहने का मतलब कि मेरी जो वैल्यू है वो बस इसी लाइन पे रिस्ट्रिक्ट रहती। इसको कहते हैं हम लोग क्लोज डोमेन, मतलब ये इसी लाइन पे ही स्ट्रिक्ट है। लेकिन मेरा जो डोमेन है वो इस पर्टिकुलर लाइन पे स्ट्रिक्ट ना होकर कहीं पे भी हो सकता है, सिर्फ इस लाइन को लेके लेके नहीं आएगा।
तो कहने का मतलब क्या है, डोमेन आपका ओपन है, इट डज नॉट कंटेन इट्स बाउंड्री, इस अपने बाउंड्री को ये कंटेन नहीं कर रहा, मतलब कि ये जो बाउंड्री इसका आ रहा है इसको ये कंटेन नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब है, ये ओपन है। कहता बाउंडेड और अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, कहता है डोमेन इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड क्यों, क्योंकि ये जो डोमेन है ना ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। देखो कोई भी पॉइंट हो सकता है, कई सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो एक इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स ये अनबाउंडेड है। बाउंडेड कब होता है, जब किसी पर्टिकुलर सर्कल में या किसी पर्टिकुलर बाउंड्री में घिरा रहता है। जैसे मान लेते डोमेन मेरा ऐसा निकलता कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर लेस देन 4 होना चाहिए, तो इसका डोमेन मतलब एक सर्कल के अंदर का पार्ट रहता, ये एक तरीके से बाउंड्री से घिरा है, तो ये बाउंडेड रहता। लेकिन क्या ये बाउंड्री से घिरा है, नहीं, ये जहां मन तहां जा सकता है, तो इट मीन्स ये क्या है, अनबाउंडेड है। तो आई होप आपको बाउंडेड एंड अनबाउंडेड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, एंड ओपन एंड क्लोज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट तो नॉर्मल बच्चों के लिए था। इसी में एक और कंसेप्ट था, मतलब एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन था, किसके लिए, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, तो मैंने वो भी सॉल्व कर दिया है। आप अगर ट्राई करो, क्वेश्चन देखो, ट्राई करो कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपको भी ऑप्शन देता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो क्या आप कर पाते, क्या आपके लिए इजी था या मुश्किल था, ट्राई करो देखो। चलिए, कहने का मतलब ये है कि आप ये मत समझो कि अल्टरनेटिव क्वेश्चन है तो वो बहुत इजी ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा इजी ऊपर वाला था, ये ज्यादा मतलब थोड़ा दिमाग लगाने वाला बात है। देखो क्या कहता है कंसीडर एन एन इंटू एन मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है एन इंटू एन का, दैट इज डायगोनलाइजेबल, जो कि डायगोनलाइजेबल है, एंड सो दैट देयर एग्जिस्ट एन इंटू एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी, और उसका एन इंटू एन का इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी भी क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये सब हो रहा है तो मतलब ये वाला कंडीशन होल्ड करेगा, ये आपने पढ़कर आप आए। क्लियर है, तो मतलब ये वाला कंडीशन मतलब कि एक मैट्रिक्स बी होगा सच दैट कि बी बराबर दिस, पी इनवर्स ए इंटू पी। क्लियर है, चलिए, मतलब बी मतलब यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स को बी बोला गया है। एक तरीके से डी इक्वल टू पी इनवर्स ए इंटू में पी, मतलब ये भी होल्ड होता है। क्लियर है, चलिए। तो कहता है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए था और कई सारे कंडीशन होल्ड होने के बाद आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बी आया था जो कि ये था। अब आपको बोला कि प्रूफ करो कि जो मैट्रिक्स ए है ना और जो मैट्रिक्स ये बी है, ये जो ए था और ये जो बी था, इन दोनों के आइजन वैल्यू सेम होंगे, ये प्रूफ करने के लिए बोला है। एक बात बताओ, किसी भी मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करके इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इन दोनों का करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर सेम आ जाए, मतलब कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला आता है हमारे पास, जो इक्वेशन आता है जिस इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालते थे, अगर वो इक्वेशन ए का भी और बी का भी सेम आ जाए, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि दोनों का फिर लैम्डा की वैल्यू भी सेम आएगा, आइगन वैल्यू भी सेम आएगा। तो हमें वही करना, पहले तो कंसेप्ट को समझकर कैसे वो कंसेप्ट क्वेश्चन में यूज होगा वो समझना है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू सेम रहे। तो मैं कहता हूँ कि अगर इन दोनों के मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेम प्रूफ कर दूं, तो उन दैट टाइम फिर आइगन वैल्यू भी सेम रहेगा, तो मैंने वही यहाँ पे यूज किया है। तो टू प्रूफ ए एंड बी हैव अ सेम आइगन वैल्यू वी नीड टू शो दैट दे शेयर द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स बी का इक्वेशन बनेगा बी माइनस लेमडा आई, और जो मैट्रिक्स ए का इक्वेशन बनेगा ए माइनस लेमडा आई, इन दोनों का जो डिटरमिनेंट होगा, इसी से तो आता था इक्वेशन वो वाला, ये आपस में इक्वल होगा। अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ, इट मीन्स कि इन दोनों का क्या होगा, फिर आइगन वैल्यू भी इक्वल होगा। क्लियर है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ, सो बी माइनस लैम्डा आई। ठीक है, तो बी के प्लेस में मैंने बी की वैल्यू पुट कर दी जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था, और लैम्डा आई की जगह पे लैम्डा आई जैसा का तैसा। आप ध्यान से देखो, पी इनवर्स ए माइनस पी जैसा का तैसा रहने दिया मैंने, लैम्डा को जैसा का तैसा मैंने रहने दिया, आई को भी जैसा का तैसा रहने दिया। क्या मैं एक टर्म पी इनवर्स पी इंटू पी ये एक अपने मन से डाल सकता हूँ, यस डाल सकता हूँ, क्योंकि पी इनवर्स इंटू पी ये आई ही होता है, और किसी भी मैट्रिक्स में मैं अगर आई को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो सेम ही रहेगा। मतलब अगर मैं गिवन मैट्रिक्स ए में आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए आई बराबर ए ही आएगा। ये बात एग्री करते हो, यस। तो ये मैं कर सकता हूँ, तो अपने मन से एक आई को मल्टीप्लाई किया, बट आई को आई ना लिखते हुए मैं से पी इनवर्स इंटू पी, मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब वन आ जाएगा, एक तरीके से ऐसा कह सकते हो ना। चलिए, ये मैंने अपने मन से किया। आप ऐसा क्यों की, क्योंकि मैं कुछ कॉमन ले सकूं। अब मैं इस पूरे इक्वेशन में से पी इनवर्स मैंने कॉमन ले लिया और पी कॉमन ले लिया। जब मैं पी इनवर्स कॉमन ले लूंगा और पी कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ से ए और यहाँ से लैम्डा आई, तो ए माइनस लैम्डा आई बच गया, और पी इनवर्स पी मैंने रहने दिया। ठीक है, अब जाके हमारे पास इस पूरे डिटर्मिनेंट्स के अंदर में तीन टर्म्स है, एक तो पी इनवर्स, एक तो ए माइनस लैम्डा आई, एक तो पी। एक हमारे पास कंडीशन होता है, अगर एक्स वाई जेड तीन इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स गिवन हो, तीन अलग अलग
कंपोनेंट्स का, इन तीनों को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी। तो मैं इसको प्रॉपर अलग डिटरमिनेट कर सकता हूँ, इसका अलग ऐसे निकाल के लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब जैसे आपने लिख दिया, तो पी इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1/1/p ये होता है, मतलब कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 1/में ये, दिस इज द प्रॉपर्टी। इसको भी आप कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है तो ये और ये आपस में कट जाएंगे और फाइनली बचेगा क्या, ई माइनस लैम्डा आई, जो कि आरएचएस के बराबर है। मतलब कि बी मैट्रिक्स का जो इक्वेशन तैयार होगा और इसका जो तैयार होगा वो आपस में इक्वल होंगे, और अगर आपस में इक्वल होंगे तो इट मीन्स कि दोनों के आइजन वैल्यू भी इक्वल होंगे, हेंस प्रूफ। मतलब बहुत ही सिंपल में क्वेश्चन बन गया, बट ये सिंपल में तब बना जब आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ पा रहे हो। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। ये बी पार्ट नहीं था, ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब नॉर्मल बच्चों के लिए बी पार्ट में क्वेश्चन क्या दे रखा था, ध्यान से देखिए। कहता एग्जामिन कीजिए ग्राफिकली और अदरवाइज इफ द फॉलोइंग सेट आर कॉन्वेक्स और नॉट। आप ग्राफिकली भी कर सकते हो और अदरवाइज भी कर सकते हो कि दो जो गिवन सेट है ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है। तो आपको पता है कॉन्वेक्स सेट करने के लिए क्या एक बेसिक भी करते हैं, जो गिवन दे रखा है सेट, उस सेट को ड्रॉ करो, उस सेट में से कोई दो पॉइंट लो, दो पॉइंट से मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करो, अगर वो पूरा का पूरा लाइन उसी सेट में लाई करता है तो कॉन्वेक्स सेट है, अदरवाइज वो कॉन्वेक्स सेट नहीं है। सिंपल है कंसेप्ट। चलिए चेक करते हैं। तो पहला वाला मेरे पास जो गिवन था इक्वेशन वो ये था, 4 से बड़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। मतलब इसको मैंने ब्रेक किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 से छोटा होना चाहिए, 9 और 9 से छोटा होना चाहिए, और 4 से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का जो है ये ग्रीन कलर का सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस 2 होगी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 का जो है वो ये ब्लू कलर का सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस 3 होगी। ये कहता है कि 4 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब ग्रीन कलर से हम लोग बाहर जाएंगे इसका शेडेड रीजन के लिए, और ये कहता है 9 से छोटा होना चाहिए, मतलब ब्लू कलर के अंदर आएंगे। तो कहने का मतलब दोनों सर्कल का जो बीच का एरिया होगा, दिस इज माई शेडेड रीजन, दिस इज माई सेट। क्लियर? अब ये मेरा सेट हो गया, तो मैंने क्या किया, इस सेट में से एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ किया। साफ साफ दिख रहा है कि मेरे पास ब्लैक लाइन का कुछ इतना हिस्सा हमारे सेट से बाहर लाई कर रहा है, इट मीन नो इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। चलिए बी पार्ट देखें, एल एन एक्स प्लस में एल एन वाई और एक्स और वाई आपस में पॉजिटिव नंबर है, इसका देखते हैं। तो मेरे पास एल एन एक्स प्लस में एल एन वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ये बेसिकली इक्वेशन था, देख लो। ठीक है, तो पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, कैसे? तो प्रोडक्ट रूल को यूज करके एल एन एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो किया, फिर बोथ साइड मान लेते एक्सपोनेंशियल ले लो। ठीक है, और कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो, अगर एल एन एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो है तो एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू ई पे पावर जीरो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप। तो आप डायरेक्टली भी लिखो या जैसे लिखो आपकी मर्जी है। तो आपके पास एक्स वाई लेस देन इक्वल टू वन, ई पे पावर जीरो वन होता है, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू वन आ गया, और वाई इज लेस देन इक्वल टू वन बाय एक्स आ गया। मतलब वाई बराबर अब वन बाय एक्स, एक रेक्टेंगल हाइपरबोला बनेगा, उसका डायग्राम बना लो। वैसे तो ये बनेगा इस तरीके से, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा था कि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी आपका पॉजिटिव है, तो मतलब ओनली आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम आपको बनाना है, जहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। तो दिस इज ग्रीन कलर का जो है ये आपका वाई बराबर वन बाय एक्स का डायग्राम बना, लेकिन वाई लेस देन इक्वल टू वन बाय एक्स इज माई सेडेड रीजन, तो ये मेरा सेडेड रीजन बनेगा, मतलब ये सेट बनेगा। अब इस सेट में से मैंने दो पॉइंट लिया, एक पॉइंट देखो मैंने यहाँ लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ किया। साफ साफ दिख रहा है कि बाहर जा रहा है कुछ पार्ट लाइन का, इट मीन दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स। कि ये ना पता है कई बार क्या होता है, इसको जब मैथमेटिकली आप सॉल्व करते हैं ना, मतलब इस फंक्शन का जब आप नेचर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, तो नेचर आता है इसका कॉन्वेक्स, और कोई फंक्शन कॉन्वेक्स है तो उसको हो सकता है आप कॉन्वेक्स सेट बोल देते हैं, लेकिन ग्राफिकली देखो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, तो दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, ध्यान रखिएगा। ग्राफ ज्यादा बेटर पिक्चर क्लियर करता है, दैट्स द क्वेश्चन में बोल दिया था कि ग्राफिकली भी ट्राई करो। क्लियर है? तो दिस इज दी नाइन्थ का बी पार्ट। अच्छा, नाइन्थ का बी पार्ट के लिए भी एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन था पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, तो वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। तो बोला गया डिस्कस दी फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपको बोला कि फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, मतलब कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसमें पी एंड क्यू इस तरीके से फैक्टर के कोरस्पॉन्ड में, मतलब एक पैरामीटर कोरस्पॉन्ड में गिवन है। बोला कि फॉर द वेरियस वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू देयर इज नो नीड ऑफ फाइंड सॉल्यूशन नहीं निकालना है, आपको बताया गया कि फॉर द वेरियस वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आपको बताना है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, मतलब यूनिक आएगा, इनफाइनाइट आएगा मेनी सॉल्यूशन, या फिर क्या कहते हैं नो सॉल्यूशन आएगा, वो आपको कंडीशन बताना है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना निकालते हुए बस बताना कि कब ये यूनिक आएगा, कब इनफाइनाइट आएगा, कब ये मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो कौन सा रहेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग, पता है आपको, रॉ इक्वेशन फॉर्म से कर सकते हो, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ तब जाके करो। तो मैंने इससे ब्रेक करके पहले ए लिखा, ए कैसे लिखते हैं, ये जो एक्स वाई जेड का हमारे पास कॉफिशियंट है वो मेरा रॉ वन बनेगा,
सेकंड इक्वेशन का कॉफिशिएंट ρ2 बनेगा, थर्ड इक्वेशन का कॉफिशिएंट ρ3 बनेगा, और जो राइट हैंड साइड में 11 3 क्यू है दैट इज नथिंग बट अ बी मैट्रिक्स। और ए बी को जब मैं एक साथ लिखता हूँ दिस इज माई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसको मैं अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करूंगा सो दैट कि मैं रैंक थोड़ा डिसाइड कर सकूं। तो अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मेरे इसको जीरो बनाना पड़ेगा। तो मैंने रॉ ऑपरेशन लगाया, R2 को चेंज किया, R2 प्लस R1, और R3 को चेंज किया, R3 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ R1। चेंज करने के बाद मैं देख क्या पा रहा हूँ, ये जीरो बन चुका है, स्टिल ये जीरो नहीं बना है। अब इसको जीरो बनाना है विदाउट इसको कोई इंपैक्ट दिए, मतलब ये वाला जीरो को इंपैक्ट ना पड़े ऐसा। तो मैंने R3 को चेंज किया, P+2 टाइम्स ऑफ R3 माइनस में R2। जैसे मैंने ये किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आया है ऑपरेशन करने के बाद। अब ये जीरो ये जीरो ये जीरो, मतलब ये अपर ट्रायंगुलर बन चुका है। अब जैसे अपर ट्रायंगुलर बन चुका है तो अब मैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ के करॉस्पॉन्ड में रैंक इसका डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले, अच्छा, इसको P+2 P-9 प्लस में 18, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा P इंटू में P-7। आप आराम से ट्राई कर सकते हो, इतना तो सॉल्व कर लेना। कहीं डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, मैं इतना कर दूंगा। ठीक है, बट हो जाना चाहिए। और इसको जैसे का तैसा मैंने रहने दिया क्योंकि ये पहले से सिंपल फॉर्म में था। चलिए, सो अब मेरे पास ये आ गया है। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए यूनिक होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल है आपके इक्वेशन में, उस गिवन मैट्रिक्स का रैंक भी उतना ही आना चाहिए। तो रैंक ऑफ ए बाय बी मस्ट बी इक्वल टू एन, और एन आपका तीन है, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है तो तीन बेसिकली होगा, एन इक्वल टू 3। तो मैंने बोला कि अगर मान लेते हैं P और P-7, इसको अगर मैं जीरो के बराबर ना रखूं, इफ ये जीरो के बराबर नहीं होता है, कुछ और होता है, तो मेरे पास तीन नॉन जीरो रॉ हो जाएंगे। और अगर तीन नॉन जीरो रॉ होते हैं तो मेरा जो गिवन मैट्रिक्स ए है इसका भी रैंक 3 आएगा, और ये जो ए बाय बी है इसका भी रैंक 3 आएगा। तो मैंने बोला इफ P और P-7 नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो मतलब P अगर जीरो के बराबर ना हो और P अगर 7 के बराबर ना हो, तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, जीरो नहीं आएगी। और उस टाइम पे आपका रैंक ए का भी रैंक 3 आएगा, ए बाय बी का भी 3 आएगा, और ये वेरिएबल के बराबर भी है, तो इट मीन इस टाइम पे यूनिक सॉल्यूशंस आएंगे। क्लियर है? कहता है कि अगर मान लेते हैं पी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो क्या होगा, अगर पी की वैल्यू जीरो या 7 हो जाती है तो क्या होगा। लेट अस सपोज पी की वैल्यू जीरो हो गई, तो पी की वैल्यू जीरो हो गई तो मैं यहाँ पे भी पुट करता हूँ पी की वैल्यू जीरो और क्यू निकालता हूँ। तो मैंने बोला अगर पी की वैल्यू जीरो हो गई और क्यू की वैल्यू 40 हो गई, तो इस टाइम पे पता क्या होगा, अगर पी की वैल्यू जीरो हो गई तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। पी की वैल्यू 40 हो गई तो यहाँ पे आप पी के प्लस पे जीरो पुट करना, क्यू के प्लस पे 40 पुट करना, तो ये टर्म भी आपके पास जीरो आ जाएगा। मैंने क्यू बराबर 40 कैसे निकाला है, पी के जगह पे मैंने जीरो पुट किया, मतलब इसको पहले इक्वल टू जीरो पुट किया, पी के प्लस पे जीरो, और इसको सॉल्व किया तो क्यू की वैल्यू 40 आ गई। तो अगर पी की वैल्यू जीरो और क्यू की वैल्यू 40 आएगी तो ये भी जीरो हो जाएगा आपका, ये भी जीरो हो जाएगा आपका। तो ऑन दैट टाइम जो ए था मैट्रिक्स इसका भी रैंक टू ही आएगा, दो ही नॉन जीरो रो होंगे। और जो आपका ए बाय बी मैट्रिक्स था इसका भी रैंक टू ही आएगा, इसमें भी दो ही नॉन जीरो रो होंगे, मतलब ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। तो इस टाइम पे हम क्या देख रहे हैं, ए का मैट्रिक्स भी और ए बाय बी का मैट्रिक्स ये आपस में तो बराबर है बट नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। तो यहाँ सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा बट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, दिस इज द कंडीशन। आई होप आपको याद हो। कहता नो सॉल्यूशन कब आएगा, नो सॉल्यूशन कब आता है, जब ए और ए बाय बी का रैंक आपस में इक्वल ना हो। तो मैंने बोला लेट सपोज पी की वैल्यू जीरो कर लो और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 40 कर लो। जब पी की वैल्यू जीरो करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जो ए है, ए का तो बेसिकली रैंक तब टू ही आएगा क्योंकि दो ही नॉन जीरो बचेंगे। बट अगर क्यू नॉट इक्वल टू 40 है, ऑन दैट टाइम इसकी वैल्यू कोई ना कोई जीरो के अलावा कुछ और आ सकता है, कुछ और आ सकता है, तो ए बाय बी का रैंक आज भी 3 ही रहेगा। तो इस टाइम पे क्या होगा, ए आपका 2 होगा, ए बाय बी 3 होगा, और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इट मीन नो सॉल्यूशन। तो बस आपको यही बोला गया था बताने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 का जो एक अल्टरनेटिव पार्ट था फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वो भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की करॉस्पॉन्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते क्या है। बेसिकली आपको बोला गया ए पार्ट में कि कंसीडर दी फोर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर यू वी डब्ल्यू एक्स, मतलब यू वी डब्ल्यू एक्स चार बेसिकली आपके पास वेक्टर है, तो इट मीन्स आपके पास फोर बेसिकली गिवन दे रखा है डायमेंशन, मतलब जो डायमेंशन है वो 4 है, 4D में बेसिकली है। ये समझ में आ गया? ठीक है, डायमेंशन 4 है। ठीक है, कहता आर दी वेक्टर u प्लस बी, v प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस 2u एंड माइनस 2u प्लस बी। तो चार डायमेंशन था और चार अलग अलग वेक्टर दिए। कहता क्या ये चारों वेक्टर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे? अगर u v w x लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो क्या ये जो चार वेक्टर है ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे? वो पहले बताओ, देखते हैं।
एक बार तो क्या मैं बोल सकता हूँ यू भी डब्ल्यू एक्स अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो मेरे पास ये गिवन इंफॉर्मेशन है। अगर कोई वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो ये तो लिखते ही है। उस वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू जीरो ये लिखते हैं। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ऑल स्केलर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और अगर डिपेंडेंट होता तो एटलीस्ट टू स्केलर मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन पता है ना? तो सिंस ये यू बी डब्ल्यू एक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ऑल स्केलर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अब हमें प्रूफ करना है कि u प्लस बी प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस टू यू और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो मैं इसके स्केलर को चेक करूंगा। अगर इन चारों वेक्टर का स्केलर इक्वल टू जीरो आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आए एक भी एक से ज्यादा तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो मैंने बोला कि कोई भी वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट प्रूफ करना हो तो एक चीज तो लिख सकते हैं इन सारे वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करके सबका एडिशन को इक्वल टू जीरो ये लिख सकते हैं। तो मैंने बोला M1 एक स्केलर है u प्लस बी का, M2 है b प्लस डब्ल्यू का, M3 है w प्लस टू यू का, M4 है इसका। सबको जोड़ के इक्वल टू जीरो कर दिया। अब जाके मैंने क्या किया थोड़ा ब्रेक किया M1 u M1 b, सिमिलरली M2 b M2 w सबको मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मैंने क्या किया जहां जहां पे यू था वो कहाँ कहाँ पे यू है। एक तो ये रहा यू, एक तो ये रहा यू और एक मेरे पास ये रहा यू। यहाँ से यू जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से M1 यहाँ से 2 M3 यहाँ से M4, M1 2 M3 M4 और यू कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास आ गया यू का क्या स्केलर। समझ में आया? सिमिलरली जहां जहां भी था वहां वहां से भी को कॉमन लेकर जो बचा वो डाल दिया और जहां जहां डब्ल्यू था डब्ल्यू कॉमन लेकर वो डाल दिया। तो कहने के मतलब अब मेरे पास जब इस इक्वेशन को देखोगे तो यू का कॉफिशिएंट ये है, भी का ये है और डब्ल्यू का ये है। और हमने देखा था यू भी डब्ल्यू का जो कॉफिशिएंट K1 K2 K3 ये सारे के सारे क्या थे जीरो थे। और ये सारे के सारे जीरो थे तो मतलब ये भी जीरो के बराबर होगा, एम ये भी जीरो का बराबर होगा, ये भी जीरो के बराबर होगा। इससे मैंने तीन इक्वेशन लिख लिया। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके M1 M2 M3 M4 निकालते हैं। अगर M1 M2 M3 M4 भी जीरो हो जाए तो गिवन जो सेट था वेक्टर का वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज डिपेंडेंट होगा। जब मैंने यहाँ से M2 बराबर M3 इसको मैंने इक्वेशन वन में यूज किया तो मेरे पास ये आया M1 की वैल्यू। फिर जाके मैंने सॉरी इक्वेशन टू में यूज किया जब M2 बराबर M3 जो है ये जब इक्वेशन टू में यूज किया तो मेरे पास ये आया। सिमिलरली जो मेरे पास यहाँ से जो रिजल्ट आया और जो ऊपर रिजल्ट आया था उसको जब इक्वेशन वन में यूज किया तो मेरे पास ये आया। तो साफ साफ मेरे को क्या दिख रहा है M2 बराबर माइनस M3 है और M3 बराबर माइनस M4 है। तो कहते हैं मतलब कुछ ना कुछ नंबर आएगा, मतलब जीरो नहीं आया। अगर मान लेते गलती से ये जीरो आ जाता फिर पुट करके कोई और वैल्यू जीरो आती तब बोलते ये सब जीरो जीरो के बराबर आएगा, बट ये जीरो नहीं है कुछ और है। तो कुछ और है, इट मीन द गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज नॉट अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये लीनियर डिपेंडेंट है। क्या है? लीनियर डिपेंडेंट। चलो इसके आगे कुछ और बोला। क्या बोला कि व्हाट कैन यू से अबाउट दी वेक्टर u प्लस बी प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस टू यू माइनस टू यू प्लस बी एंड एक्स प्लस यू। मतलब इसके बारे में क्या कहते हो, क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? एक छोटा सा कंसेप्ट है। अगर आपका कोई गिवन वेक्टर 4D में अगर डायमेंशन 4 है तो मैक्सिमम 4 वेक्टर ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या 4 से कम। 4 से ज्यादा अगर 5 वेक्टर हो वो डेफिनेटली लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर मान लेते हैं 4 डायमेंशन में गिवन है वेक्टर आपका 4 एलिमेंट का 4 डायमेंशन का है तो मैक्सिमम 4 वेक्टर के सेट ही लीनियरली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। या तो 4 होंगे या 4 से कम होंगे, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 4 से ज्यादा है तो डायरेक्टली लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। वही मैंने लिखा है यहाँ पे। इफ वी हैव 5 वेक्टर्स जो कि 5 गिवन दे रखा है इन R4 मैक्सिमम इंडिपेंडेंट वेक्टर 4, मतलब इन R4 में 4D में मैक्सिमम इंडिपेंडेंट वेक्टर 4 ही हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 का सेट दे रखा है, इट मीन 5 वेक्टर इन R4 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। क्लियर है? चलिए अगर ये क्लियर हो गया दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट जो कि सिंपल था और डुएबल था, आराम से 5 नंबर आता। बी पार्ट कहता है प्रूव दैट अ सफिशिएंट कंडीशन, एक सफिशिएंट कंडीशन आपको बताना है, नॉट नेसेसरी सफिशिएंट बताना है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन इंटू एन ऑर्डर का, टू बी ऑर्थोगोनल, वो ऑर्थोगोनल होता है। ऑर्थोगोनल होगा तो मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू आई, ये होना चाहिए। तो आपको प्रूफ करना है कि एक ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बराबर आई होगा। ये कब होगा? इज दैट ऑल इट्स कॉलम वेक्टर आर यूनिट, मतलब इस गिवन ए मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा ना वो क्या होना चाहिए? यूनिट वेक्टर होना चाहिए एंड म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है
कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, दैट इज यूनिट वेक्टर, और म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, मतलब कि ए, अगर मान लेते हैं वो वेक्टर ए है, या मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है, तो इसका ट्रांसपोज हमेशा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड जो है 1 के बराबर है, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर या मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। और ऑर्थोगोनल का बेसिकली मतलब है कि ए इंटू में वेक्टर का ए इंटू में ए ट्रांसपोज जो है वो 0 आ जाए, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 आए बेसिकली। वही आप कंसेप्ट देखते हैं। हमें प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर आना चाहिए। अब मैंने बोला कि कोई भी जो मैट्रिक्स होता है 3 इंटू 3 का, उसका मैंने क्या किया, कॉलम उठाया, तो कॉलम इस तरीके से होगा ना, ये कॉलम होगा। तो जो भी कॉलम स्टार्ट होते उन सब कॉलम को एक वेक्टर मैंने नाम लिया, A1 से लेकर AN। जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स हम लोग लिखते ए इज इक्वल टू, क्या लिखते, ए, इस तरीके से, तो ये पहला कॉलम होता A1, दूसरा कॉलम A2, तीसरा A3 एंड टिल AN। तो मैंने इस तरीके से n कॉलम का क्या किया, एक वेक्टर ले लिया कि ये एक वेक्टर है मेरे पास, क्लियर है। तो ये वेक्टर है, इसका ट्रांसपोज ऐसा लिखा जाएगा। अब बोला कि ये जो गिवन वेक्टर है ये ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ऑर्थोगोनल मतलब इन दोनों का जब मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा आई इंटू जे, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये यूनिट होना चाहिए, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो मैंने वही किया, ए इंटू में ए ट्रांसपोज करना है, तो मतलब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर इसका कॉलम यूनिट है, कॉलम यूनिट है, तो मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो A1 ए से मल्टीप्लाई हुआ तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और A1 A2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। कब होगा ऐसा, जब द गिवन वेक्टर इज ऑर्थोगोनल एज वेल एज यूनिट वेक्टर। अगर ध्यान से, अगर मान लेते हैं ये जो गिवन वेक्टर है, ये मान लो यूनिट है, यूनिट है, तो A1 इंटू में A1 को क्या लिखते हैं हम लोग, दो वेक्टर को जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर यूनिट है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्लियर। और दो वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल है, तो जब A1 को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब I इज नॉट इक्वल टू J होगा, तो AI इंटू में AJ ये 0 के बराबर आएगा। तो मतलब A1 इंटू में A2 0, A1 इंटू में A3 0, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वही लिखा गया है। अगर वेक्टर आपका यूनिट है, तो I मतलब 1 इंटू 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब अगर सेम I में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका डॉट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बताएगा, जो कि 1 के बराबर होना चाहिए इफ यूनिट है तो। और ऑर्थोगोनल है, तो आई और जे का जब मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो 0 के बराबर होगा। तो जब ए ट्रांसपोज इंटू ए करोगे, आपके पास ए ट्रांसपोज कितना है, 3 इंटू 1 का, और ये है 1 इंटू 3 का। तो 1 1 है, तो ये मल्टीप्लीकेबल है। इसका आंसर जो भी आएगा वो 3 इंटू 3 का आएगा, जिसमें कि जहां जहां पे ए सेम वाले से मल्टीप्लाई, A1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और A1 को A2 से करोगे तो 0 आएगा। जब इसका आप निकालोगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगा, जहां जहां पे डायगोनल एलिमेंट जो है सेम सेम से मल्टीप्लाई होगा, तो वो सिंस यूनिट है तो उसका 1 आएगा वैल्यू। और डायगोनल के अलावा जो और सारे एलिमेंट है वो आई और जे से मल्टीप्लाई होगा, तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उस कॉलम वेक्टर यूनिट भी है और ऑर्थोगोनल भी है, तो ऑन दैट टाइम जो मैट्रिक्स ए इंटू में ए ट्रांसपोज आएगा वो ये आएगा, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हेंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो दिस इज ऑल अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 10। तो टोटल 10 क्वेश्चन थे। 10 में देखा जाए तो टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन थे करने के लिए। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 5 था, जिसमें कि 100 मार्क्स थे। आपको 18 क्वेश्चन तो करने ही करनी है, सो डेट कि आप 90 मार्क्स क्या कर सको, ला सको। अब आपके पास 3 घंटे में आपको 18 क्वेश्चन करने हैं। इसी 3 घंटे में ये डिसाइड करना है कि कौन सा आप 9 क्वेश्चन करोगे, मतलब कौन से 9 क्वेश्चन करोगे जिसमें 18 पार्ट्स है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करना कि कौन सा 9 क्वेश्चन करोगे। और 9 क्वेश्चन मतलब कि 9 में 18 पार्ट्स है, तो आप 18 क्वेश्चन दिमाग में लेके चलोगे। कौन से 18 क्वेश्चन करोगे विद इन 3 आवर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और पूरे क्वेश्चन पेपर में तो आई थिंक आपको मैंने 20 और पीडब्ल्यूडी का आई थिंक 4 5 क्वेश्चन था, 4 या 3 था, आई थिंक 3 4 था बेसिकली। टोटल 24 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए 2025 के सॉल्यूशंस का। सो आई होप आपको क्वेश्चन जो भी मैंने सॉल्यूशंस दिए हैं आप लोगों को इस समझ में आया होगा। एंड कहीं पे किसी भी क्वेश्चन को डाउट हो या सॉल्व करने का आपको, आपके पास कोई बेटर तरीका हो, इससे भी बेटर तरीका आपने यूज किया हो, तो प्लीज आप मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। और अगर आपको मेरे सोल्यूशन में कहीं भी कोई मिस्टेक दिखा हो, चाहे कैलकुलेशन या चाहे कंसेप्चुअल, तो आप इस नंबर पे मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।